नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 के विषय हिंदी में इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखांचित्र के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो बच्चों, आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलकर उसमें ध्यान दीजिए। बच्चों, अभ्यास का प्रश्न 1 है, कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। उत्तर है, शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। उसके प्रति वे बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। वे जो कर्म करते थे उसके फल की तरह उनका कभी ध्यान नहीं रहता। इस प्रकार बिना किसी अपेक्षा के कर्म करने के कारण उन्हें निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। प्रश्न 2, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। उत्तर है, शास्त्री जी में विनम्रता, सादगी, सरलता एक विशिष्ट आकर्षण पैदा करती है। वास्तव में गांधी जी विनम्रता, सादगी और सरलता की साक्षात मूर्ति थे। ये गुण शास्त्री जी के व्यक्तित्व में भी समाविष्ट थे। वे गांधी जी की तरह सादगी भरा जीवन जीते थे। अहंकार का उनमें नामो निशान न था। इस तरह गांधी जी के कई गुण शास्त्री जी के व्यक्तित्व में पाए जाते थे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। प्रश्न 3, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। तो उत्तर है, शास्त्री जी का जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों में या विचारों में नहीं प्रकट होते थे, बल्कि उनको देखने से भी उनका एहसास हो जाता था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। वे केवल देश हित के लिए ही कार्य करते थे। इसलिए देशवासी इन पर इतना अधिक विश्वास करते और उन्हें चाहते भी थे। आगे बच्चों है प्रश्न 2, अगर महात्मा गांधी आपके स्वप्नों में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी क्या क्या उत्तर देंगे? सोचिए और बताइए। तो बच्चों क्या है, अगर महात्मा गांधी आपके सपनों में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी आपको क्या क्या उत्तर देंगे, वह सोचकर बताना है। तो बच्चों लिख सकते हैं, यदि महात्मा गांधी मेरे सपनों में आए तो मैं उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछूंगी। प्रश्न 1, बुनियादी शिक्षण के बाद आप क्या प्रदान करते हैं? गांधी जी उत्तर देगा, बुनियादी शिक्षण के बाद मैं भारत में स्वदेशी गृह उद्योग के क्षेत्र में नए विचार प्रदान करता। प्रश्न 2 है, क्या आप प्रधानमंत्री बनना पसंद करते हैं? क्यों? तो उत्तर है, गांधी जी उत्तर देता है कि मैं प्रधानमंत्री बनना पसंद न करता, क्योंकि इतनी ऊंचाई पहुंचकर मैं जनता और समाज की सेवा न कर पाता। प्रश्न 3 है, भ्रष्टाचार को कैसे मिटाया जा सकता है? गांधी जी उत्तर देता है, भ्रष्टाचार हमसे ही फैलता है, इसीलिए भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। हम किसी भी कार्य में रिश्वत न तो दे और न ले। इसी प्रकार हम धीरे धीरे भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता है। तो बच्चों इसी प्रकार प्रश्न स्वप्न में आए, गांधी बापू आपके स्वप्न में आए तो आप उससे प्रश्न करेंगे और प्रश्न के उत्तर गांधी जी आपको देंगे। यह सोचकर यहाँ लिखना था। प्रश्न 3 है, संवाद को आगे बढ़ाइए। तो उसमें क्या है, जिसमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न और जवाब हो। इस संवाद दिया गया है बच्चों। इस संवाद को हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाकर 8 से 10 प्रश्न बनाना है और उसका प्रश्न का उत्तर देना है।
तो सबसे पहले क्या है, रिया। रिया प्रश्न करती है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सुनील उत्तर देता है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। प्रश्न रिया करती है, गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? उत्तर सुनील देता है, गांधी जी ने इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। रिया प्रश्न करती है, गांधी जी ने इंग्लैंड से कौन सी पदवी प्राप्त की थी? सुनील उत्तर देता है, गांधी जी ने इंग्लैंड से बैरिस्टर की पदवी प्राप्त की थी। रिया प्रश्न करती है, गांधी जी ने अन्याय के विरोध में सत्य और अहिंसा के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सुनील उत्तर देता है, गांधी जी ने अन्याय के विरुद्ध सत्य और अहिंसा के साथ सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया था। आगे रिया प्रश्न करती है, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? सुनील उत्तर देता है, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने की थी। रिया प्रश्न करती है, गांधी जी ने अहमदाबाद में कौन से आश्रम की स्थापना की है? सुनील उत्तर देता है, गांधी जी ने अहमदाबाद में 25 मई 1915 के दिन कोचरब आश्रम की स्थापना की थी। आगे रिया प्रश्न करती है, गांधी जी 1 वर्ष के बाद अपना आश्रम कहाँ ले गए थे? सुनील उत्तर देता है, गांधी जी 1 वर्ष के बाद अपना आश्रम साबरमती नदी के किनारे ले गए थे। रिया प्रश्न करती है, साबरमती आश्रम से गांधी जी ने किसके विरुद्ध में आंदोलन शुरू किया था? सुनील उत्तर देता है, साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। रिया प्रश्न करती है, गांधी जी के नेतृत्व में कौन से सत्याग्रह हुए थे? सुनील उत्तर देता है, गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध असहकार आंदोलन जैसे सत्याग्रह हुए थे। रिया प्रश्न करती है, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की? सुनील उत्तर देता है, गांधी जी ने दांडी यात्रा नमक कानून तोड़ने के लिए की थी। रिया प्रश्न करती है, गांधी जी ने सन 1942 में कौन सा सूत्र दिया था? सुनील उत्तर देता है, गांधी जी ने सन 1942 में देश को करेंगे या मरेंगे सूत्र दिया था। रिया प्रश्न करती है, गांधी जी का निधन कब हुआ था? सुनील उत्तर देता है, गांधी जी का निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था। तो बच्चों इसी प्रकार क्या करना है कि कम से कम 8 प्रश्न या 10 प्रश्न बनाकर उसका उत्तर यहाँ देना है और संवाद को आगे बढ़ाना है। प्रश्न 4 जो है, निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। तो बच्चों यह परिच्छेद दिया गया है, इस परिच्छेद को क्या करना है, शुद्ध रूप से अनुलेखन करना है। तो बच्चों हमने अभ्यास के सभी प्रश्नों के बारे में देख लिया, अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। प्रश्न 1 है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? तो उत्तर है, पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम बहुत ही कठिन था। उनकी मृत्यु के बाद शास्त्री जी ने उसे कुशलतापूर्वक संभालकर देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, साथ ही उनमें दृढ़ संकल्प शक्ति थी। अपने हर कार्य द्वारा राष्ट्र को लाभ पहुंचाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य था। अपने इन्हीं गुणों के कारण प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के विरासत संभालने तथा उसे आगे बढ़ाने का कार्य जो है वो शास्त्री जी ने किया और देश की आकांक्षा पूरी की। प्रश्न 2, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, लाल बहादुर शास्त्री जी एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे।
और सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश भी हुई थी। जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी, सरलता और जन सेवा की भावना उनके व्यक्तित्व में समा चुकी थी। ये सभी गुण बापू के थे। शास्त्री जी जीवन भर बापू के इन्हीं आदर्शों पर चलता रहा। प्रश्न 3, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? उत्तर है, शास्त्री जी में कार्य करने के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता थी। इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद वे कई बार संसद के लिए चुने गए थे, परंतु सही मायने से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से हुई थी। प्रश्न 4, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए थे? उत्तर है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों से शास्त्री जी ने कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है और उसके साथ कर्तव्यों का बोझ भी डालता है। देश प्रजातांत्रिक होने के कारण निजी स्वतंत्रता भी देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों से अधीन करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्री जी ने देश के नागरिकों को स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में संविधान से मिली अधिकार पर अपने विचार व्यक्त किए थे। आगे है बच्चों प्रश्न 2, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यह बच्चों परिच्छेद दिया गया है। इस परिच्छेद में क्या है? रेखांकित शब्द के जो अर्थ है, इस अर्थ को शब्दकोश से ढूंढकर क्या करना है बच्चों? शब्दकोश के क्रम में यह लिखना है। तो सबसे पहले क्या है कि विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। यहाँ बच्चों रेखांकित शब्द है रीढ़ की। आगे है, विद्यार्थी काल में मानव में जो संस्कार पड़ जाते हैं वे जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं। दूसरा क्या है बच्चों? यहाँ अमिट। इसीलिए यही काल आधारशिला कहा गया है। यह है बच्चों आधारशिला। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष को प्रारंभ से सुंदर सिंचाई और खाद मिल जाती है वह पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। बच्चों क्या है? यहाँ खाद है, यहाँ पल्लवित और यहाँ सौरभ है। इस प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, संयम एवं नियमन के साँचे में ढल जाता है वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। यहाँ बच्चों क्या है? सभ्य। तो बच्चों यहाँ हम शब्द देख सकते हैं रीढ़ की, अमिट, आधारशिला, खाद्य, पल्लवित, सौरभ और सभ्य। ये रेखांकित शब्द जो है इस शब्द को क्या करना है बच्चों? हमें शब्दकोश के अनुरूप यह क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या आएगा? तो यहाँ हमें शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले अमिट आएगा, उसके बाद आधारशिला है, आगे खाद आएगा और पल्लवित आएगा, आगे रीढ़ आएगा और उसके बाद सभ्य आएगा और अंत में आएगा सौरभ।
इसी प्रकार हमें शब्दकोश के क्रम में यह शब्द लिखना है। आगे है बच्चों प्रश्न 3। इस इकाई से हमें लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में कौन कौन से गुण सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री के जो सद्गुण है वो कौन कौन से इसे हम ग्रहण कर सकते हैं। तो बच्चों क्या है, हम लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से श्रम, सेवा, सादगी, समर्पण, विनम्रता और सरलता जैसे सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। यह प्रश्न 4 है, उसमें क्या है बच्चों, कहानी है। एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उनको सबक सिखाने की बात सोची थी। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। बच्चों इसे क्या करना है, आगे आप इस कहानी को आगे बढ़ाना है और बताए कि चींटी ने कैसे शेर का घमंड उतारा था। यहाँ एक छोटी सी चींटी है और यहाँ एक बड़ा सा क्या है, शेर है। तो मैं शेर का घमंड उतार दूंगी, यह चींटी बोलती है। तो किस प्रकार, तो आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चींटी ने एक योजना बनाई, फिर उसने सभी प्राणियों को एकत्र किया और उसमें घमंडी शेर को भी बुलाया। सबके सामने चींटी ने शेर से कहा, मैं जो कार्य करती हूँ वह आप नहीं कर सकते। शेर अपने अभिमान में बोला, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सबसे अधिक ताकत वाला हूँ। चींटी ने कहा, मैं अपने वजन से 4 गुना वजन उठा सकती हूँ। शेर ने कहा, मैं भी अपने वजन से 4 गुना अधिक वजन उठा सकता हूँ। फिर चींटी का वजन किया गया और 4 गुना अधिक वजन उसे उठाने के लिए दिया गया। चींटी ने वजन उठाया और चलने लगी। फिर शेर की बारी आई। शेर का वजन कर उसने 4 गुना अधिक वजन उठाने के दिया गया। शेर इस वजन को हिला भी न पाया। बहुत कोशिश की परंतु वह असफल रहा। इस प्रकार सबके सामने शेर का जो घमंड जो है वो चूर चूर हो गया। शेर ने अपनी हार स्वीकार कर ली और सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। तो बच्चों इसी प्रकार एक छोटी सी जो चींटी है, वो छोटी सी चींटी जो है वो शेर का घमंड उतार देती है। आगे है बच्चों भाषा सज्जता। हम उससे पहले अव्यय के बारे में समझ चुके हैं, अब उनके भेद के बारे में समझेंगे। तो बच्चों यहाँ भेद कौन कौन से अव्यय के उसके बारे में हमें देखना है। तो यहाँ है निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। भावेश कम बोलता है। साहिल झटपट तैयार हो गया। सान्या प्रतिदिन कार्यालय जाती है। वंदना भीतर बैठी थी। यह निर्देशित वाक्य है। इस वाक्य में रेखांकित जो शब्द है वह शब्द अपने साथ आए क्रियापदों की क्या करता है बच्चों, विशेषता प्रकट कर सकता है। क्रियापद की क्या करता है, विशिष्टता प्रकट करता है। कम शब्द क्रिया का परिमाण मात्र और झटपट शब्द क्रिया की रीति बताता है। प्रतिदिन शब्द क्रिया को काल और भीतर शब्द क्रिया के स्थान संबंधित विशेषता बताते हैं, जिसकी वजह से वे क्रिया विशेषण अव्यय है। तो बच्चों क्रिया विशेषण अव्यय तो किसे कहा जाता है, तो जो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ भावेश बोलता है, बोलने का कार्य जो है क्रिया करता है, लेकिन यहाँ बच्चों क्या है, कम है।
तो भावेश कम बोलता है। यह कम जो है क्या है, उसकी विशेषता है। साहिल झटपट तैयार हो गया। साहिल तैयार हो गया, लेकिन किस प्रकार, झटपट। तीसरा है सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है। सानिया कार्यालय तो जाती है, लेकिन बच्चों कब, तब प्रतिदिन। वंदना भीतर बैठी थी। वंदना बैठी थी, लेकिन बच्चों कहाँ बैठी थी, भीतर। तो यह क्या है, क्रिया की विशेषता प्रकट होती है, जिसकी वजह से उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। उसकी परिभाषा आगे क्या है बच्चों, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे आजकल, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, वे क्रिया विशेषण अव्यय है। बच्चों क्रिया की जो विशेषता बताता है, इस शब्द को हम क्या कह सकते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। और क्रिया विशेषण अव्यय ढूंढते समय बच्चों क्या याद रखना, आजकल, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, वे शब्द आते हैं तो उसे कहा जाता है क्रिया विशेषण अव्यय। और दूसरा देखिए बच्चों, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए। दूसरा है बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है। तीसरा हमारे घर के आगे मस्जिद है। चौथा मनीषा मानसी से मधुर गाती है। आगे आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दे तो स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी किसी न किसी संज्ञा के बाद प्रयुक्त हुए हैं। तो बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं रेखांकित शब्द जो है वो रेखांकित शब्द के आगे किसी न किसी संज्ञा जो है वो संज्ञा प्रयुक्त हुई है। यहाँ राम है, बगीचे, यहाँ घर है, यहाँ मानसी है, यहाँ साजिद है। ये क्या है बच्चों, संज्ञा है। ये वाक्य में आए अन्य संज्ञा शब्दों से संबंध का बोध करा रहे हैं। जैसे कि हम बच्चों यहाँ देखते हैं के साथ, राम के साथ यानी राम और लक्ष्मण का उदाहरण दिया है। उसके बाद के चारों ओर, तो बगीचे और दीवार का यहाँ उदाहरण बताया गया है। आगे हमारे घर के आगे यानी घर और मस्जिद दोनों को समुच्चय बताया गया है। उसके बाद आता है बच्चों मनीषा मानसी से मधुर गाती है। तब मधुर जो है से मधुर, मनीषा और मानसी का दोनों के बीच क्या है, संबंध बताया गया है। आगे है आज साजिद की जगह यानी साजिद या वाजिद, साजिद और वाजिद का दोनों का क्या बताया गया है बच्चों, संबंध बताया गया है। इस वाक्य में क्या होता है बच्चों, तो दोनों के बारे में संबंध बताया जाता है तो उससे कहा जाता है संबंधवाचक अव्यय, संबंधबोधक अव्यय। तो परिभाषा क्या है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं उसे संबंधबोधक अव्यय कहा जाता है। आगे है निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। यह है नूरुद्दीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए। दूसरा है रमेश ने परिश्रम किया इसीलिए प्रथम आया। आगे है अद्यपि वह निर्धन है तथापि उदार है। तो बच्चों यह उपयुक्त वाक्य है। इस वाक्य में रेखांकित जो शब्द है वो रेखांकित शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। नूरुद्दीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए। तो दो शब्द जो है यहाँ दो वाक्यांशों है, दो वाक्यों है। रमेश ने परिश्रम किया, पहला वाक्य बनता है इसीलिए प्रथम आया। यहाँ है अद्यपि वह निर्धन है तथापि वह उदार।
तो दो वाक्यांश है, इस वाक्यांश को जोड़ने का काम यहाँ हो रहा है। तो परिभाषा है, जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा शब्दों को परस्पर मिलाने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे कि और, इसलिए, तथापि, अथवा, इसलिए आदि जो शब्द आते हैं वो शब्द समुच्चय बोध अव्यय बताता है। यहाँ बच्चों हम देख सकते हैं तो दोनों शब्दों के बीच में या दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जहाँ होता है उसे कहा जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। अंत में है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पहला है, अरे क्या बात करते हो, विस्मयादिबोधक चिन्ह है बच्चों यहाँ। हाय, ये क्या हो गया, वाह कितना सुंदर बालक है, ठहर आगे मत बढ़, बाप रे इतना लंबा साप। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द जो है वो शोक, विस्मय, हर्ष, क्रोध, भय आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं। तो जो शब्द विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से स्वतः निकल पड़ते हैं उसे कहा जाता है विस्मयादिबोधक अव्यय। बच्चों, कभी कभी हम ऐसा सोचते भी नहीं हैं और आश्चर्यचकित होकर क्या करते हैं, ऐसे शब्द हमारे मुंह से निकल जाते हैं। हमसे कुछ गलती हो जाए तो कहते हैं अरे यह क्या हो गया, यानी अरे क्या बात करते हो। कुछ हमें बच्चों अजनबी लगता है, इसी समय हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं, हाय ये क्या हो गया। हम सोचते भी नहीं थे, इसी समय अगर बिना सोचे हो जाता है कार्य तो हम बोलते हैं हाय ये क्या हो गया। अगर हम सुंदर बगीचा देखते हैं, कुछ भी सुंदर देखते हैं तो इसी समय अपने मुंह से स्वतः ही बच्चों निकल जाता है, वाह कितना सुंदर बालक है, वाह कितना सुंदर बगीचा है। अगर बच्चों हम आगे बस अगर नहीं देख सकते हैं और इसी समय हम अचानक ही वहाँ से निकल पड़ते हैं तो इसी समय अपने मुंह से ठहर आगे मत बढ़। अपने मित्र अगर हमें इसके बारे में बताना चाहता है तो तुरंत ही उसके मुंह से निकल जाता है कि ठहर आगे मत बढ़। आगे है क्या, बाप रे इतना लंबा साप। तो बच्चों अपने अंदर विस्मय यानी हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भाव को प्रकट करने के लिए मुख से स्वतः जो शब्द निकल आते हैं उसे कहा जाता है विस्मयादिबोधक अव्यय। यह बच्चों है निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय छांटकर लिखिए। तो पहला है, आज मैंने बहुत कम खाना खाया। तो क्या आएगा बच्चों, कम आएगा। आज मैंने बहुत कम खाना खाया, खाना तो खाया लेकिन कितना कम। दूसरा है, अंजलि सोनल के आगे बैठी है। किसके आगे है, सोनल के आगे, अव्यय आएगा। मीनाक्षी और सालवी गांव जा रही है। क्या आएगा बच्चों, और। अरे ये क्या कर रहे हो, क्या आएगा बच्चों, अरे। तो इसी प्रकार शब्द यहाँ अव्यय जो है अव्यय बच्चों बनता है कम के आगे और अरे। आपने जो अव्यय छाटे उनका प्रयोग करके अन्य वाक्य बनाए। तब मैंने आज बहुत कम पानी पिया। राहुल संजय के साथ आगे मंदिर की ओर गया। दूसरा है, रोहिणी और रोनाक्षी फिल्म देखने गई। अरे ये मुझसे क्या हो गया। तो इसी प्रकार बच्चों क्या है, ये शब्द को हम जो अव्यय छाट कर लिखे थे इस शब्द का वाक्य प्रयोग अन्य भी हम बना सकते हैं। आगे है योग्यता विस्तार में क्या है कि मेरा प्रिय नेता विषय पर निबंध है। राष्ट्रीय नेता के चित्र चार्ट पर चिपकाना है। इससे डाक टिकटों का संग्रह कीजिए जिनसे राष्ट्रीय
नेता के चित्र हो। आगे किसी राष्ट्र नेता के जीवन से प्रेरित प्रसंग सुनाइए। नमक सत्याग्रह, हिंद छोड़ो आंदोलन के बारे में सचित्र जानकारी प्राप्त कीजिए। महापुरुष और उनके नारों की सूची बनाइए। और यहाँ बच्चों दिया गया है कि निम्नलिखित कोष्टक में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 10 अमर क्रांतिकारियों के नाम छिपे हैं। यदि आप अपनी बुद्धि से रिक्त स्थानों में सही अक्षर भर सके तो वे नाम स्पष्ट हो जाएंगे। जरा उठाइए अपनी कलम और इस्तेमाल कीजिए अपनी बुद्धि से। बच्चों, यह कोष्टक दिया गया है। इस कोष्टक में हमें क्या करना है, जो अक्षर है उसे अक्षर को भरना है। अक्षर भरने से क्या बनेगा, अमर क्रांतिकारी के नाम जो है वो नाम बन सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं, तो पहले कोष्टक में जो अक्षर आता है अ आने से क्या बनेगा, अजीत सिंह। क्या आएगा बच्चों, अजीत सिंह। और यहाँ अ लगने से क्या बनेगा बच्चों, अमीर अपश्चिमी, यानी यहाँ आएगा र, अमीर चंद। यहाँ आएगा द अमीर चंद। उसके बाद बच्चों यहाँ र शब्द जो आता है जिसके वजह से सावर, क्या आएगा बच्चों, सावरकर, सावरकर। आगे आएगा यहाँ सा के बाद आएगा बच्चों क्या आएगा, द। और यहाँ बिस्मी, उसके बाद आएगा ल, यानी शब्द बनेगा, यानी क्रांतिकार के नाम क्या बनेगा बच्चों, राम प्रसाद बिस्मल। यहाँ बच्चों आएगा न और द्र जोड़ा जाएगा, तो यहाँ शब्द बनेगा सचिंद्र सान्या। यहाँ आएगा ल, सचिन्य सान्याल। और यहाँ शब्द बनेगा बच्चों चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आजाद। यहाँ क्या आएगा बच्चों, द आएगा। यहाँ द आने से शब्द बनेगा बच्चों, क्रांतिकार का नाम आएगा बटुकेश्वर दत्त। उसके बाद यहाँ बच्चों यहाँ है ग लगने से क्या होगा, भगत सिंह। और यहाँ ग और यहाँ ल लगने से क्या बनेगा बच्चों, मंगल पांडे। तो बच्चों इसी प्रकार क्या आएगा कि यह जो कोष्टक में अपनी तरह से अपने बुद्धि से सही अक्षर भरना है, और सही अक्षर भरने से अमर जो क्रांतिकार है इस क्रांतिकार के नाम यहाँ छिपे थे यह लिखना है। तो बच्चों हमने यह इकाई 4 लाल बहादुर शास्त्री रेखांकन चित्र के अभ्यास और स्वाध्याय के सभी प्रश्नों के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया। तो अभ्यास और स्वाध्याय के सभी प्रश्न नोटबुक में लिखकर उसे तैयार करना। धन्यवाद बच्चों।